छंदिया बोझो छाना बिलोरी लगना बिलोरी का घामा झंडिया बोझो छाना बिलोरी कि तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी। तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये एक दिन का सम्मान। चाहिए तो बस हर निगाह में वो मान व सम्मान कि वो पूछते हैं इस जहां में वजूद मेरा। वो पूछते हैं इस जहां में वजूद मेरा। मैं खुशी से जिंदा हूँ, मैं खुशी से जिंदा हूँ इस जहां में। क्या ये वजूद काफी नहीं? मम्मी फोन उठा लो, कॉल आया है आपका। तो मम्मी कह रही आप कंपनी वाले तो करते हैं और मुझे करता कौन है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कटाक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया कि शायद कि मुझे करता ही कौन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हमारे साथ इस सीरीज में बात करने के लिए मौजूद हैं खास मेहमान जो साहित्य के क्षेत्र में तो काम कर ही रही हैं, साथ ही योग और कला के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे साथ हैं साहित्यकार और लेखिका सोनिया आर्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार मैम। मैम, आप सालों से लेखन कर रही हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आप लिखती हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे आपके जीवन के उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने आपको साहित्यकार बनाया। तो थोड़ी सी अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताएंगे। जी मैम, मैं योग के क्षेत्र में काम करती हूँ और योग सिखाती हूँ। तो जब मैं योग के लिए निकली और महिलाओं को सिखाया, तो तब मैंने देखा कि जो उनका दर्द है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, क्योंकि योग में हम देखते हैं कि मानसिक पीड़ा वाले साधक भी आते हैं। तो जो मैंने उनकी पीड़ाएं देखी तो और कहीं ना कहीं वो मुझे मेरे अंदर भी कुछ दर्द महसूस हुआ था, क्योंकि जो यात्रा थी वो 2020 कोरोना टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो मैंने ये महसूस किया कि क्यों ना जो उनका दर्द है महिलाओं का, उसको लेखनी के जरिए मैं उसको उकेरूं, बाहर लाऊं। तो मेरी जो साहित्य की जो यात्रा है वो वहीं से स्टार्ट हुई है। आपने कहा कि आप योग सिखाती थी, तब आपने अपनी साहित्य की यात्रा को शुरू किया। तो योग से और कविताएं आप लिखती हैं, तो कविताओं की तरफ कैसे झुकाव आया? लेखन भी क्योंकि आप लिखती हैं पत्र पत्रिकाओं में, तो कविताओं की तरफ कैसे झुकाव आया आप? मैम, दरअसल में क्या है कि जो अ, रचनाएं कविता है वो एक ऐसी विधा है जिसमें आपका दर्द बहुत बखूबी से बाहर आ सकता है। तो जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी लेखन की, तो लेखन तो मेरा चलता ही था और मेरे काफ़ी लेख भी आए हुए थे। तो लेकिन मैंने महसूस किया कि क्यों ना जो ये पीड़ाएँ हैं, जो ये दर्द है, रचनाओं के द्वारा, कविता के द्वारा बाहर लाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने अपनी जो लेखन की जो प्रक्रिया थी उसको कविताओं का रूप देना शुरू कर दिया था। आपने कविताओं की बात की, तो सबसे पहले कौन सी कविता आपने लिखी थी? कुछ हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। वजूद मेरी पहली रचना है। तो उसपे चंद लाइनें आप तक कि वो पूछते हैं इस जहां में वजूद मेरा। वो पूछते हैं इस जहां में वजूद मेरा। मैं खुशी से जिंदा हूँ, मैं खुशी से जिंदा हूँ इस जहां में। क्या ये वजूद काफी नहीं? अनगिनत सपनों के टूटने व बिखरने का मर्म, अनगिनत सपनों के टूटने व बिखरने का मर्म अपने हृदय में दफन किए हूँ। फिर भी सच्चाई के इस दर्पण पर, फिर भी सच्चाई के इस दर्पण पर मुस्कुराता अक्ष पेश किए हूँ। क्या ये वजूद काफी नहीं? छोटी छोटी पगडंडियों पर, छोटी छोटी पगडंडियों पर भी असहाय सी लड़खड़ाती रही हूँ। बावजूद इसके अपनी मंजिलों को खुद तय करने चली हूँ। क्या ये वजूद काफी नहीं? क्या ये वजूद काफी नहीं? आपने कुमाऊनी भाषा में भी कविताएं लिखी हैं काफी, तो थोड़ा सा वो भी हमें सुना दीजिए। जी, मेरी एक कुमाऊनी में एक कविता है कि मेर गौना अब शहर जस मॉडल है गई। आप देख ही रहे हैं आजकल पहाड़ों में भी वो सारी चीजें आने लगी हैं जो हमारे शहरों में है। तो इसी पे लिखा है कि शहरक रंगिल चंगिल फैसना खाओ, शहरक रंगिल चंगिल फैसना खाओ, अब मेरा गाँव मेला बहने बह गई। यानी कि जो शहरों की जो चमक चौंध है
उसकी जो हवा है वो अब मेरे गांव में भी बहने लगी है। तो जो बूढ़ बड़ भले बा हिंदी ले नहीं बोले सच्ची, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो हिंदी भी नहीं बोलना जानते थे, उले अब अंग्रेजी शब्द हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जस आकर बुलाण भै गई। दादा भौजी जस दादा भौजी जस सम्मानजनक शब्द छोड़ गए। गांव आदिम ला अब हेलो मैडम, हेलो सर बुलाण भै गई। मेरे गौना अब शहर जस मॉडर्न है गई। तो ये चंद लाइनें थी और इसी पर ही एक दूसरी रचना है मेरी, वो है आपदा के ऊपर, जो कि देवी आपदा जब होती है चौमास यानी कि बरसात के महीने में, तो हम चर्चाएं तो काफी कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया मैम, लेकिन क्यों हुआ इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो उसी पर लिखा था जी। कि फिर यह कुड़ कलाट किले कि जबल उच्च पहाड़ ढही, पहाड़ की ढही यानी कि चोटी जहां पर हम ट्याड़ बाट में हिचिया, जबल उच्च पहाड़ ढही ट्याड़ बाट में हिचिया, तब थकी बैठ तब थकी बैठ गई दिशा यूं ऊंचा नीचा पहाड़। आपने देखा होगा जब हम ऊंची पहाड़ियों पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं थकान हमें महसूस होती है, तो हम कहते छी कस पहाड़ है यार मुनाफिर है के, ऐसा भी हम गाली देते हैं। तो कि फलाना गांव के चौमास में उजड़ गए। हम देखते हैं कि जब एक आपदा आती है तो गांव के गांव रह जाते हैं। तो उसी पर ही लिखा है कि मैं पूछ लूं किले हरी अब यस बात, किले हरी अब यस बात, तुम तब काछिया जब पहली बेर मेरे गांव में जेसीबी आ रही थी। वो पूछना चाह रही है जी। कि उस समय कहाँ थे जब जेसीबी आए थे पहाड़ काटने के लिए, आपके लिए रोड बनाने के लिए। तुम तब काछिया जब पहली बेर हमार गांव में जेसीबी आ रही थी, तुम सब हाथों में हाथ धरी बेर किले चेहरे छिया, तुम किले नहीं रोकोगे, तुमुल किले नहीं रोक, तुमुल किले नहीं बचाए जंगल काटून दे, आज ले बखचू। फिर एक मैसेज भी है कि आज ले बखचू बचे लियो अपन पहाड़ के नतर यो क्वीड़ कलार जस कविता मुझे लिखना पड़े, तब ये क्वीड़ कलार पर कविता मुझे लिखना पड़े। खूब मैम, आपने पहाड़ की जो पीड़ा है उसको भी आपने बखूबी अपनी कविता में दिखाया है। जी आपने अधिकांश कविताएं स्त्री चेतना पर आधारित लिखी हैं, महिलाओं की समस्याओं को आपने बखूबी उकेरा है। तो कुछ कविता आप हमें महिलाओं से जो संबंधित है वो सुना दीजिए। मेरी एक रचना थी कि होता है ना कि महिलाओं को हम कई चीजों से उसको वर्णित कर देते हैं, लेकिन तुलनात्मक भी एक चीज आ जाती है सामने, उससे तुलना करना। उसी पे लिखा था कि तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी, तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी है, नहीं चाहिए ये एक दिन का सम्मान। ये शायद मैंने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में उकेरा था कि वो हम एक दिन के लिए तो पूजे जा रहे हैं, लेकिन अन्य दिवस में हम कहाँ हैं। तो उसी पे था कि नहीं चाहिए ये एक दिन का सम्मान, चाहिए तो बस हर निगाह में अपने लिए वो मान, वो सम्मान जिसकी मैं हकदार हूँ। तुम बस मुझे औरत समझ लो, तुम क्यों मुझे देवी स्वरूप कई नामों से वर्णित करते हो। होता है ना कि जब घर में बेटी जन्म लेती है तो कहते हैं ना वो लक्ष्मी आई है, जी लक्ष्मी आई है, क्यों तुलना करना है, आप सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि मेरे घर बेटी आई है? नहीं। तो वहीं पे लिखा है कि तुम क्यों मुझे देवी स्वरूप कई नामों से वर्णित करते हो, क्यों मेरे अस्तित्व को तुलनात्मक बना देते हो। तुम मुझे औरत रूप में मात्र एक प्राणी ही समझ लो, बस इतना ही काफी है। ना जाने कितने ही आंतरिक व बाहरी घावों की पीड़ा, ना जाने कितने ही आंतरिक व बाहरी घावों की पीड़ा को चुपचाप सह जाती है। तुम उसके उस दर्द को तुम उसके उस दर्द को समझ लो, बस इतना काफी है, बस इतना काफी। अधिकांश कविताएं अपनी स्त्री चेतना पर आधारित लिखी हैं। आप खुद भी महिला हैं, लेखिका भी हैं, योग अनुदेशिका भी हैं, और आप कला के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं और गृहिणी भी हैं साथ में। तो क्या कहकर आपको बुलाया जाए, आप क्या समझती हैं? मैं ये चाहूंगी कि मैं आपके इस सवाल का जो जवाब है मैं आपकी एक छोटी सी कविता से देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कि तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी, तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफी है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये एक दिन का सम्मान,
चाहिए तो बस हर निगाह में वो मान व सम्मान। तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफ़ी है। तो ये तो मेरे आपके जो सवाल है जी, उसका एक बिल्कुल। छोटा-सा जवाब है और जो कि मैंने अपनी रचना से देना चाहा उसमें चंद लाइनें और मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि क्यों मेरे अस्तित्व को तुलनात्मक बना देते हो? तुम क्यों मुझे देवी स्वरूप कई नामों से वर्णित करते हो? तुम बस मुझे औरत समझ लो इतना काफ़ी है। ना जाने कितने ही आंतरिक व बाहरी घावों की पीड़ा को, ना जाने कितने ही आंतरिक व बाहरी घावों की पीड़ा को चुपचाप सह जाती है। तुम बस उसके इस दर्द को समझ लो, इतना काफ़ी है। तुम बस उसके इस दर्द को समझ लो, इतना काफ़ी है। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आपकी एक कविता आई थी जिसमें आपने महिलाओं के मेकअप के बारे में लिखा था, तो वो क्या कविता थी? जी मैम, मैंने दरअसल में ये कविता का जो जन्म हुआ था, वो इस बात पे हुआ था कि एक शादी में मैं गई हुई थी, तो वहाँ पर ऐसी कुछ बातें चल रही थी, तो उसमें कहते हैं यार ये आजकल जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, ऐसे ही। तो मैंने घर आई, उसी दौरान मैंने कुछ वाक़ये ऐसे सुने थे, जिसमें कि एक पक्ष तो वह महिला का जो खूब सजरी-संवरी है, ठीक है, उसको अपनी सुंदरता से मतलब है, खुशी से मतलब है। बट एक पक्ष ऐसा भी देखा, जिसमें औरत अपने ज़ख्मों को छुपा रही है। जो उसकी पीड़ाएँ हैं, जो उसने जो घाव उसको मिल रहे हैं, उसको छुपाने के लिए वो मेकअप का इस्तेमाल कर रही है। तो उसी पर ही मैंने लिखा था, मेकअप व हकीकत। ज़माना कहता है ये आजकल की औरतें मेकअप बहुत करती हैं। ज़माना कहता है ये आजकल की औरतें मेकअप बहुत करती हैं। हाँ, मैंने भी माना है कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी मेकअप करके सजना-संवरना सुंदर दिखना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने भी माना है ये आजकल की औरतें मेकअप बहुत करती हैं। लेकिन ये औरतें मेकअप के साथ-साथ एक प्रश्न चिन्ह साथ लिए चलती हैं। ज़माना देखता रहता है उस क्षणभंगुर सफ़ेद चमकती चादर को। सफ़ेद चमकती चादर, क्रीम पाउडर, इसको मैंने सफ़ेद चमकती चादर का नाम दिया है कि ज़माना देखता रहता है उस क्षणभंगुर सफ़ेद चमकती परत को। ये ज़माना देख नहीं सकता उस परत के नीचे छुपे शाह अंधकार को। आपने मेकअप तो देख लिया, लेकिन वो मेकअप उस महिला ने किस उद्देश्य से करा है, ये कोई नहीं जानता। जी। तो उस पे ये था कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर मेकअप सुंदरता दर्शाने के लिए हो, कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर मेकअप सुंदरता दर्शाने को हो। ना जाने कितने ही दर्द भरे ज़ख्मों को इस सफ़ेद तल के नीचे छुपा लेती है। कितनी ही खूबसूरती से कई बातों को, रिश्तों की आबरू को ढाँप देती है। हाँ, ये आजकल की औरतें मेकअप बहुत करती हैं। ये आजकल की औरतें मेकअप बहुत करती हैं। मैम हाल ही में आपको अभी साहित्य, योग और कला के क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। हम अगर पहाड़ की महिलाओं की बात करें या हम अन्य महिलाओं की भी बात करें, तो हर किसी के अंदर प्रतिभा छुपी होती है। हम देखते हैं कि महिलाओं के पास तमाम तरह की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो एक महिला के लिए साहित्य के क्षेत्र में काम करना कितना कठिन है? आप कला के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, आप गीत भी गाती हैं, तो कुछ 2 लाइनें हमारे लिए गुनगुना लीजिए। जी मैम, कला के क्षेत्र में कुछ हमारे जो पुराने जितने भी सिंगर हैं, जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी जी का लिखा हुआ एक गीत है कि झन दिया बौझी छाना बिलोरी, लगना बिलोरी का घामा। वो वहाँ की महिलाओं की एक पीड़ा थी, वो उन्होंने अपने गाने के ज़रिए बाहर निकाली, तो उसी पर ही है। झन दिया बौझो छाना बिलोरी, लगना बिलोरी का घामा। झन दिया बौझो छाना बिलोरी, लगना बिलोरी का घामा। लगला बिलोरी का घामा, हो बौझो लगला बिलोरी का घामा, हो बौझो
ला बिलोरी का धामा। मैम, आपने कला साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है उसको आपने अभी हमें बताया बहुत खूब तरीके से। तो अब आप आगे क्या करने जा रही हैं, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, दरअसल मैं मेरी काफ़ी जो रचनाएँ हैं वो आई हैं। तो अभी मैंने अमर उजाला के लिए भी एक लेख लिखा हुआ था, इंतज़ार की घंटी। वो भी क्या था उस लेख में? उस लेख में ये था कि जैसे कि मेरा हमेशा क्या है कि लेखन का जो मेरा तरीका है ना वो सच्ची बातों को लाना होता है। तो ये जो लेख था वो ये था कि मेरी माँ आई हुई थी। तो मम्मी आई हुई थी तो वो कंपनी का फ़ोन मैसेज और कॉल उनके लिए ज़्यादा आने वाली। तो मैंने कहा मम्मी फ़ोन उठा लो, कॉल आया है आपका। तो मम्मी कह रही कंपनी वाले तो करते हैं और मुझे करता कौन है? तो वो कहीं न कहीं वो एक कटाक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पीड़ा को ज़ाहिर किया कि शायद कि मुझे करता ही कौन है, किसी के है ना? तो वो इंतज़ार की घंटी इसलिए नाम दिया था कि हाँ, माँ को इंतज़ार तो रहता है, लेकिन हम लोग कॉल नहीं कर पाते और वो दिन है और आज का दिन है, मैं हमेशा मम्मी को अपनी फ़ोन करती हूँ और वो एक मैसेज भी था, वो सीख भी थी मेरे लिए। तो अमर उजाला के लिए मैंने लिखा था, इंतज़ार की घंटी, वो एक लेख था। जी, और अब आगे मेरा विचार है, कुछ इन रचनाओं को एक किताब का रूप, अपनी किताब का रूप लेके आऊँ आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे इतना बड़ा अवसर प्रदान किया गया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सोनिया आर्या जी, जिन्होंने साहित्य, कला और योग के क्षेत्र में बखूबी जो काम किया है उसको हमें बताया। अगली कड़ी में आपसे अगली शख्सियत के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक आप अपने वीडियोस के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।